तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के उस ऑपरेशन की बात जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के एक खास गुर्गे, जिसका नाम दीपक बॉक्सर बताया जा रहा है, उसको लाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से और वापस हिंदुस्तान लाया गया मैक्सिको से। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्टेट की पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसके पहले आज तक इस किस्म के काम सीबीआई किया करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टेट, दिल्ली स्टेट कहा जाता है, दिल्ली स्टेट की पुलिस जो बेसिकली काम करती है भारत सरकार के नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे, वो अपने तौर पे एक इंटरनेशनल ऑपरेशन चलाती है और एक वांटेड आदमी को पकड़ के ले भी आती है। ये बहुत ही जासूसी किस्म का किस्सा है और इसको अगर हम नाम दे दें ऑपरेशन नॉकआउट तो कोई अजीब नाम नहीं होगा। एक बॉक्सर को पकड़ना नॉकआउट ऑपरेशन ही हो सकता है। इसके पीछे की कहानी, ये खबर तो आपने सुनी होगी, आपको सुनाते हैं कि अंदर की बातें क्या है। ऑपरेशन सफल रहा, इसकी बधाई दिल्ली पुलिस को, भारत सरकार को, लेकिन जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो अपने आप में एक जिसको कहते हैं कि हैप्पी गो लक्की किस्म का ऑपरेशन था। पता कुछ और करने जा रही थी दिल्ली पुलिस, लेकिन हाथ लग गया ये आदमी। रडार पे था, लेकिन कैसे आया रडार पे, ये अपने आप में दिलचस्प कहानी है। चलो आपको सुनाते हैं। आपने कबूतरबाजों का नाम सुना होगा, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स का नाम हिंदुस्तान में कबूतरबाज रखा गया है। बड़े बड़े अमाउंट लेके उन लोगों को बाहर के मुल्कों में भेजना जहां पर वो लीगली नहीं जा सकते। कमाल की बात है कि इतना बड़े लेवल पे ये ऑपरेटर्स काम करते हैं जिनको हम ह्यूमन ट्रैफिकर्स कह सकते हैं। ये इंटरनेशनली दुनिया का आज के दिन में 7वां बड़ा धंधा है। जैसे स्मगलिंग, ड्रग का धंधा और प्रोस्टिट्यूशन या ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट या इस किस्म के धंधों से, आर्म्स का धंधा, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का, हथियारों की तस्करी, उसके चलते चलते 7वें नंबर का आज दुनिया का सबसे बड़ा पैसा कमाने का साधन है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बड़ी संख्या में चाइना, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, कोरिया, इधर के लोग, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों के, और दूसरी तरफ जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोगों का अमेरिका में पहुँचाने का काम अरबों खरबों रुपए की कमाई का साधन बनता है हर साल। उनमें से बहुत से इंटरनेशनल गैंग्स काम करते हैं। अमेरिका के बॉर्डर पे ख़ास तौर पे जो लोग मैक्सिको से अमेरिका एंटर होना चाहते हैं, शायद यही कारण था कि पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक दीवार बनाने का फैसला लिया था कि मैक्सिको बॉर्डर पे एक हाई एंड दीवार बनाई जाएगी जिसको क्रॉस करके मैक्सिकन बॉर्डर से अमेरिकन ज़मीन पे आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन किसी कारणों से, किसी नहीं बहुत से कारणों से वो दीवार नहीं बन सकी, क्योंकि लॉबीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन चलते चलते थोड़ा सा अंकुश जरूर लगा था अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से। बहुत सा लोग कम आने लगे थे, लेकिन
ट्रंप के जाते ही नई सरकार, नया प्रेसिडेंट आने के बाद, नई सरकार आने के बाद ये कबूतरबाजी का धंधा और जोशो खरोश से चलने लगा। उनमें से उनका एक हिस्सा हिंदुस्तान में बहुत सक्रिय है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के नौजवानों को चोरी छिपे, चुपके चुपके सरकार की नज़रों से बचा के उनको अमेरिका में भेजने का काम लाखों करोड़ों रुपया लेके प्रति व्यक्ति किया जाता है। अब देखिए, ऐसे ही एक गिरोह की तलाश में दिल्ली पुलिस लगी हुई थी, और जब उस गिरोह के कुछ मेंबर्स की इंटरोगेशन हो रही थी तो वहाँ से पता चला कि उन्होंने, उसी गिरोह ने लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे दीपक बॉक्सर को भी मैक्सिको भेजा है अमेरिका पहुंचाने के लिए। अब देखिए, पिछले कुछ महीनों से लॉरेंस बिश्नोई इस फिराक में था कि अपने जितने उसके खास गुर्गे बड़े बड़े, जिनका बड़ा नाम है, उनको विदेशों में भेजा जाए, क्योंकि भारत में डिफरेंट पुलिस स्टेट्स जो हैं, यूपी की, हरियाणा की, दिल्ली की, पंजाब की, राजस्थान की, और उसके साथ साथ ईडी और एनआईए बहुत एक्टिव हो गई हैं पिछले 2-1 साल से। गैंगस्टर्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही एनआईए ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू एक 28 लोगों की लिस्ट पब्लिश की है, जिनमें 28 के 28 लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के नामचीन गैंगस्टर हैं, और सबके सबसे एक आध को छोड़ के इनके संबंध या तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है या पाकिस्तान की आईएसआई से है, ऐसा सरकार का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का और एनआईए का कहना है। मैक्सिमम भगौड़े लोग कनाडा में, 9 लोग 28 में से कनाडा में शरण लेके बैठे, कई लोगों के अभी तक वहाँ पे शरणार्थी बनने की रिक्वेस्ट मानी गई है, कभी की बहुत सारे लोगों के अभी तक पेंडिंग पड़ी है। इसी तरह 7 लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे, जिनमें से गोल्डी बराड़ एक है। पिछले दिनों में खबर आई थी कि उसको शायद पकड़ लिया गया, लेकिन कल की जो लिस्ट इन्होंने जाहिर की उसमें उसके पकड़े जाने का कोई जिक्र नहीं है। इतना कहा है कि वो अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया से बैठ के लॉरेंस बिश्नोई के लिए अपना धंधा चला रहा है। तो इस बॉक्सर को, दीपक बॉक्सर को भी गोल्डी बराड़ के पास भेजा जाने वाला था, और उसके लिए ह्यूमन तस्कर, जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकर, स्मगलर, जो आदमियों को स्मगल करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, उनको 70 लाख रुपए दिए गए। वो गैंगस्टर जो लाखों की, करोड़ों की वसूली, फिरौती देश के व्यापारियों से, बड़े लोगों से, अमीर लोगों से, सिंगर से, वकीलों से, डॉक्टरों से, बिजनेसमैन से, प्रॉपर्टी डीलर से, रियल एस्टेट डेवलपर से मांगते हैं, वो लोग, वही लोग जिनके नाम से आम आदमी कामता है, वो लोग इन ह्यूमन स्मगलर्स को 70 लाख रुपया दे के अपने आदमी को इलीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री दिलवाने की फिराक में पैसा दे दिया जाता है, और उस आदमी को घुमा फिरा के लेके जाया जाता है मैक्सिको। रास्ते में पहले तो एनआईए ने ये बताया, दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि गोल्डी बराड़ ने इस बॉक्सर का, दीपक बॉक्सर का फर्जी पासपोर्ट यूपी के बरेली शहर से बनवाया, और उन तस्करों से बातचीत भी अमेरिका में बैठे गोल्डी बराड़ ने की, और वहाँ से अपने लोग जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं, उनको, उनके थ्रू दीपक बॉक्सर को तैयार किया
बाहर जाने की। अब पासपोर्ट मिल गया। दिल्ली से उड़ना मुश्किल था क्योंकि बहुत से पुलिस वाले उसकी शक्ल बॉडी पहचानते थे। अब बॉक्सर है, बहुत अच्छी खासी हट्टी कट्टी फिजीक का मालिक है, जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन रहा है हरियाणा का, कुछ देर इंस्ट्रक्टर भी रहा, बॉक्सिंग सिखाता था बच्चों को। लेकिन बाद में एक शख्स उसको मिल जाता है, मोहित, जो गोगी गैंग के साथ जुड़ा हुआ था दिल्ली के। उसके साथ ये आदमी अपने बॉक्सिंग का काम छोड़ के क्रिमिनल बॉक्सिंग में लग जाता और गोगी का गैंग में शामिल हो जाता है। गोगी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाता भी है और कुछ और लोगों को पुलिस की कस्टडी से भगाने में हेल्प करता है। तो इसको लाल मिर्ची भी कहा जाता था क्योंकि ये आदमी लाल मिर्ची का पाउडर अपने जेब में रखता था और पुलिस वालों की आंखों में फेंक के अपने साथियों को छुड़ा के ले जाता था। ऐसे भी 2-3 कांड इस आदमी ने दिल्ली में किए। तो दिल्ली पुलिस परेशान थी। गोगी के मरने के बाद ये आदमी गोगी गैंग का मास्टर बन जाता है और दिल्ली और राजस्थान में खास तौर पे इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन रहता है। 2 महीने पहले जो जयपुर के एक बड़े व्यापारी के यहाँ गोली चलाई गई थी, जिसमें कोई मरा तो नहीं लेकिन नुकसान बहुत करके आए थे उसके होटल का, जहाँ पे उस आदमी का एक नाइट क्लब भी चलता है, उससे 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इसी तरह एक और बिल्डर से जयपुर के, उससे फिरौती मांगी गई और इसी किस्म की 11 कंप्लेंट्स इस बॉक्सर के नाम पे फिरौती की और जबरन पैसा मांगने की राजस्थान में ही दर्ज। टोटल 30 के करीब केस मर्डर के और पुलिस के ऊपर हमला करने के, कोर्ट प्रसार में पुलिस से अपने साथियों को छुड़ाने के और इस किस्म के बाकी केस इसके ऊपर दर्ज है। लेकिन पुलिस के हाथों में नहीं आ रहा था। उसके लिए इसको यहाँ से भगाना लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसको लगता है कि अभी लॉरेंस बिश्नोई जल्दी जेल से छूट के बाहर नहीं आएगा, उसका गैंग सलामत रहे, काम करता रहे, वो अपने साथियों को विदेश भेजने में लगा। सबसे पहले 4 साल पहले इसको भेजा गया गोल्डी बराड़ को, उसके बाद अपने सके भाई को 6 महीने पहले उसको भेज दिया आर्मेनिया, फिर अपने एक और रिश्तेदार को, भांजे को, उसको भेज दिया साउथ अफ्रीका या कहीं और। तो इस तरह और काफ़ी लोगों को बाहर भेज चुका है। उसके चलते हुए सब लोगों के पासपोर्ट फर्जी बनवाए गए और उसी तरीके से उनको भगाया गया वाया दुबई, क्योंकि दुबई वीज़ा ऑन अराइवल लग जाता है। यहाँ वीज़ा लगवाओगे तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाता है और वीज़ा लगाने वाले कंट्री शायद आपको वीज़ा नहीं देंगे जब आपका कोई अलर्ट या किसी किस्म की एडवर्स एंट्री उनके कंप्यूटर पे होगी। तो इस आदमी ने दिल्ली से फ्लाइट नहीं पकड़ी, ये आदमी कलकत्ता जाता है। हालांकि दिल्ली से दुबई नज़दीक पड़ता है, चंडीगढ़ से भी दुबई की फ़्लाइट्स जाती हैं, अमृतसर से भी जाती हैं, मुंबई से भी जाती हैं, लेकिन ये आदमी कलकत्ता जाता है क्योंकि कलकत्ता के लोगों के पास शायद इसका कोई नाम पता नहीं होगा। तो वहाँ से फ्लाइट पकड़ के पहले दुबई पहुँचता है और ये पूरा रूट जो है वो अपनी मर्जी से आप नहीं चुनते, आपके लिए वो रूट पूरा वो ह्यूमन तस्कर, जो मानवीय तस्कर, जो ट्रैफिकर, वो चुनते हैं। इस आदमी को कलकत्ता से दुबई लेके जाया जाता है। कुछ दिन रहने के बाद दुबई से इसको टर्की लेके जाया जाता है। टर्की से कुछ पुरानी रशियन स्टेट्स जिनकी राजधानी अलमती है, वहाँ से और कई छोटे छोटे कंट्रीज़ में 1-1, 2-2 दिन रुकने बाद फ्लाइट छोटी छोटी लेके कुछ दिन रखने के बाद सडनली इस आदमी को मैक्सिको पहुंचा दिया जाता है। अब वो शख्स जिनकी इंक्वायरी दिल्ली पुलिस कर रही थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, उनके थ्रू ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलती। तो दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से राब्ता कायम करती और एक 2 ऑफिसर की टीम जो है वो
टर्की भेजी जाती है, इस्तांबुल भेजी जाती है, जो वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो मैक्सिको जाती है। तो वहाँ से उन लोगों को तैनात किया गया और इंडियन एम्बेसी जो मैक्सिको में है उसकी मदद से, और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली पुलिस ने मानी कि अमेरिकन एजेंसी FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनकी मदद से जो मैक्सिकन गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पुलिस है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है, उनके साथ तालमेल कायम किया गया। इंडियन एम्बेसी ने भी अपना रोल निभाया। और इसके पहले कि गोल्डी बराड़ कोई गोल्डी बराड़ नहीं, ये अपना दीपक बॉक्सर, ये शख्स कोई अजाइलम के लिए या वहाँ ठहराव के लिए कोई एप्लीकेशन में पेश कर सकता, उस माफिया की तरफ से जो इसको हैंडल कर रहा था, इस आदमी को कैनकम नाम की जगह से मैक्सिको में उठा लिया जाता और उसको कहीं पुलिस स्टेशन या कहीं नहीं लेके जाया जाता, सीधा एयरपोर्ट लाया जाता और वहाँ से जहाज़ में बैठा के टर्की ले आते हैं। टर्की से दिल्ली पुलिस के 2 ऑफिसर इंक्लूडिंग ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको उसी जहाज़ में बैठा दिया जाता है जो जहाज़ उसको लेके पालम एयरपोर्ट दिल्ली आ जाता। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसकी 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। FBI की मदद जो दिल्ली पुलिस ने डायरेक्ट ले ली, वो शायद ऐसे होगा क्योंकि दिल्ली में जो अमेरिकन एम्बेसी है वहाँ पे भी FBI ऑफिसर तैनात हैं और उनके नाम, टेलीफोन एड्रेस वगैरह उनकी वेबसाइट पे भी हैं। वो कोई लुक छप के नहीं रह रहे, ऑफिशियली उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है। तो उनके साथ दिल्ली पुलिस ने तालमेल कर लिया। हालांकि इंटरनेशनल एजेंसी से बातचीत करने के लिए कोई 10-11 कंट्रीज के साथ NIA का भी समझौता हो चुका है, जिनमें FBI एक है। उसके बाद नोडल एजेंसी इंटरनेशनल पुलिस के साथ और दूसरे देशों की पुलिस के साथ टच रखने के लिए वो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इन सबको दरकिरार करके दिल्ली पुलिस अपने दम पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेके इस शख्स को मैक्सिको से ले आती है। ऑपरेशन नॉकआउट, एक बॉक्सर का नॉकआउट कंप्लीट हो जाता है। अब देखना होगा कि ये आदमी तो आ गया, कोई इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं था, कोई मोस्ट वांटेड नहीं था, इससे बहुत खतरनाक बहुत से गैंगस्टर हिंदुस्तान में भी घूम रहे हैं और बाहर भी चले गए। किसी को भी इस तरीके से लाने की अर्जेंसी या मुस्तैदी नहीं दिखाई गई। सिर्फ इसके लिए क्या कोई और बड़ी बात थी जो अभी पुलिस, दिल्ली पुलिस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बताना नहीं चाहती। हम कोई किंतु परंतु नहीं कर रहे। अच्छा काम किया है, एक अपराधी को वापस लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहानी पूरी बतानी चाहिए। क्या इसके पकड़े जाने के बाद उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया के ऊपर भी कोई एक्शन होता है कि नहीं? अब ये तो पुलिस कह नहीं सकती कि जिस आदमी को हमने पकड़ा है उसको ये जानकारी नहीं है कि किन लोगों ने उनकी मदद की, किन लोगों को उसने 70 लाख रुपया दिया, 70 लाख रुपया कहाँ से आया, उसकी कैसे पेमेंट की गई, क्या वो 70 लाख रुपया हिंदुस्तान के किसी आदमी से एक्सटॉर्ट किया गया था, उसने दिया तो कैसे दिया, अगर वो पैसा, उसकी पेमेंट इन ह्यूमन स्मगलर्स को हिंदुस्तान में की गई या फॉरेन में की गई, अगर फॉरेन में की गई तो किसने की, ये बहुत सारे सवाल बाकी। बहुत से हमारे हिंदुस्तानी कनाडा से अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो रूट अपनाते हैं, जो नदियों में से होके, मार्शल से होके जाता है, उनमें किश्तियों में बैठे क्रॉस करते हुए मारे जाते हैं। अभी 4 दिन पहले 4 लोग गुजराती मूल के बताए जाते हैं, वो मारे कि उनकी बोट जो है वो पानी में डूब जाती।
उसके पहले एक रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में कितनी बॉडीज मिली थी जिनको बॉर्डर क्रॉस करते हुए वो लोग मर गए उस कंटेनर में। इसी तरह काफ़ी मैक्सिको बॉर्डर से भी अलग अलग तरीके से जाते लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया है, उसको पकड़ना, उसको उसके ऊपर एक्शन लेना, सीरियस एक्शन लेना। क्या दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में उस माफिया का भी चेहरा पब्लिक के सामने लाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें आशा, वी आर होपफुल कि दिल्ली पुलिस उस माफिया का चेहरा जरूर सामने लाएगी, नहीं तो कहानी अधूरी रहेगी। इन्वेस्टिगेशन जहाँ से शुरू हुई थी वो किसी लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में और भारतीय नागरिक जो अपनी ज़मीन जायदाद दे के, बैंकों से कर्जा लेके अमेरिका में सेटल होने के लिए इस किस्म के उनको इस किस्म के काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, और जो नहीं पहुंच सकते वो कई कई महीने, कई कई साल स्ट्रैंडेड रहते हैं बाहर के देशों में। कोई उनको खाना देने वाला नहीं होता, कोई कपड़े देने वाला नहीं होता, भिखारियों जैसी हालत हो जाती। तो ऐसे माफिया को नकेल डालना बहुत ज़रूरी है, और दिल्ली पुलिस से ये आशा रहेगी कि वो जल्दी उस माफिया को भी सबके सामने लेके आएंगे। तो ऑपरेशन नॉकआउट की दिल्ली पुलिस को मुबारक, लेकिन माफिया को आगे लाना का काम अभी बाकी। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।